अपना सिंहासन आप अपने ही दलित गरीब गुरबा समाज से 2 किलोमीटर दूर लगवाती। आपका सिंहासन सबसे ऊपर होता है और बाकी सब नीचे होते हैं। मैं चूंकि अर्जक संघ की उपज हूँ, महामना रामस्वरूप वर्मा यही चीज कहा करते थे। उनकी विचारधारा को राजनीतिक रूप से अगर कोई कर रहा है इस देश में तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। आज हमको एक ऐसा भाई मिला है जो असल मायने में बहुजनों का नेता साबित हुआ। जय मंडल कहने की हिम्मत किस्म थी। लोग जय भीम जय भारत तो कह लेते थे, लेकिन जय मंडल, जय जोहार, जय बिरसा। मेरा नाम अवसान सिंह यादव, मैं पूर्व पाखंडी। ये रामस्वरूप वर्मा जी की तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर को लगाने की हैसियत किसी भी पार्टी की नहीं। विनोद भार्गव, पासी समाज से। कामता प्रजापति। अमित पटेल, जनपद फतेहपुर का हूँ। मेरा नाम उर्वेश प्रजापति है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कमलेश मौर्य है, मैं बाराज जनपद का रहने वाला हूँ। सर मैं शूद्र विवेक वर्मा हूँ और आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज आज़ाद समाज पार्टी की यानी कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के मुख्य आतिथ्य में सम्राट अशोक की शानदार जयंती मनाई गई। पूरी विचारधारा से भरा हुआ ये समारोह था। उसमें मेरी मुलाकात हुई कामना जगन्नाथ जी से। आप बिहार से इनकी आवाज़ सुनते रहते हैं। आज भी मन से आपने तमाम बातें कहीं। महिलाओं को सम्राट अशोक जयंती पर क्या संदेश देना चाहती हैं इस मंच के माध्यम से? सबसे बड़ी बात तो ये है कि महान सम्राट अशोक जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बेटी को, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था इस विचारधारा को फैलाने के लिए। और जो आप उस व्यक्ति की इस सोच से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को उस ज़माने में इस विचारधारा को फैलाने के लिए दूर दूर तक भेज सकता है और पूरे एशिया में इस विचारधारा को उसने फैलाया है, तो आज के समय में इन बेटियों को, इन बहुजन बेटियों को, इन माताओं को, बहनों को ये जो गिद्ध इनके ऊपर बुरी नज़रें रख करके घूम रहे हैं, आज इस बीजेपी सरकार में, आज इस मनुवादी सरकार में, आज इस जातंकवादी सरकार में हमारी बहनें घरों से निकलने से बाहर डरती हैं। संविधान ने हमें अधिकार दे दिया। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से हमें अधिकार तो मिल गया, हमें पढ़ने का अधिकार मिल गया, लिखने का अधिकार मिल गया, पानी पीने का अधिकार मिल गया, सब तरीके का अधिकार मिल गया। लेकिन उस अधिकारों को कार्यान्वित सही तरीके से तब कर पाएंगे जब सरकारें, अम्बेडकरवादी सरकारें बैठी होंगी हमारे जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, संसद में, तब जाकर के हम उसे कार्यान्वित कर पाएंगे। मैं लखीमपुर खीरी की धरती से ये बोलना चाहती हूँ कि आज लगातार आज 8वीं महारैली है। ये महासंकल्पित रैली थी चंद्रशेखर आजाद जी की। किस दिन इस समाज की आंखें खुलेंगी, बहुजन समाज की? आज तुम्हारे बच्चों को ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना कहीं सुरक्षा मिल रही है, तो तुम किस दिन के लिए सिर्फ जाति के नाम पे आप वोट देना चाहते हैं? बहुजन सरकार की आपने बात की, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में रही। आपने बहुजन सत्ता की बात कही, तो बहुजन सत्ता उत्तर प्रदेश में रही है, पिछड़ों की भी सत्ता उत्तर प्रदेश में रही है। फिर वजह क्या है? सांसद चंद्रशेखर आज़ाद में क्या ऐसा देखा आपने कि आपको लगता है कि अब महिलाओं के लिए या पिछड़े दलितों के लिए, वंचितों के लिए यही व्यक्ति काम कर पाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं इसका आंसर देना चाहती थी हमेशा से, और आज मुझे मौका मिला है। देखिए, बहुजन समाज जो 85% समाज है, 40 सालों से भरोसा किए हुआ था एक पार्टी के ऊपर। आज से 4-5 साल पहले हम सब बहुजन समाज पार्टी को ही वोट दे रहे थे। और आप ये सोचिए, आज बहुजन समाज पार्टी में जब मैं उस वक्त गई थी तो मैं ये सोच के गई थी कि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, हमें मान सम्मान देगी, और हमारे बाप दादाओं ने जो जूते चप्पल घिस दिए उस पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, खून पसीना लगा करके आपको सिंहासन पर बैठाया, और आज आप अपनी ही पार्टी में अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर रही हैं। अपना सिंहासन आप अपने ही दलित गरीब गुरबा समाज से 2 किलोमीटर दूर लगवाती हैं। आपका सिंहासन सबसे ऊपर होता है और बाकी सब नीचे होते हैं। आज बहुजन समाज ताक रहा है ऐसे नेता को जो हमें गले लगाए, हमारे आंसू पोंछे। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लोग हमें गोबर गौमूत्र पिलाने के लिए हमारे बाल नोच रहे हैं, सर मूंड रहे हैं। आज ये कंडीशन आ गई है और आज आप चुप्पी साध करके बैठी हुई हैं। 40 साल से बहुजन समाज के लोगों ने आपको माँ माना हुआ था, आपको दलितों की देवी माना हुआ था, और इंतज़ार कर रहा था कि 14-15 सालों से जो हमारा समाज आज मोदी सरकार में जो सहन कर रहा है जिल्लत भरी जिंदगी, जो अन्याय, शोषण, अत्याचार
तो आप आगे आएंगी और हमारे लिए बोलेंगी, आवाज उठाएंगी, क्योंकि आप हमारी देवी थी। लेकिन आज जिस माँ के ऊपर 40 सालों से इस बहुजन समाज ने भरोसा किया, वो माँ का हाल ये हो गया है कि उस माँ ने अपने घर को ही छोड़ दिया, अपने बच्चों को ही त्याग दिया और वो दूसरे घराने में चली गई। और आज हमको एक ऐसा भाई मिला है, एक ऐसा मार्गदर्शक मिला है बहुजन समाज को, जो असल मायने में बहुजनों का नेता साबित हुआ है। आज यूजीसी बिल पे जब बात आई तो कहां चले गए तुम लोग? सब बिल में चले गए थे। जब यूजीसी की बात आई तो कितने बहुजन नेता थे जो आगे खड़े होकर के बोले? बताइए। सिर्फ एक अकेला चंद्रशेखर आजाद जी थे जिन्होंने पूरे लठ और अपने झंडे और डंडे के साथ बहुजन समाज का साथ दिया, और आज भी हर मंच पर वो यूजीसी का मुद्दा उठाते हैं। आज भी इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? इस अभी भी कुछ समझाना बाकी रह गया है। जो उस पार्टी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा चला करती थी, तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विचारधारा कैसे हो गई, जिसकी नींव पड़ी थी, मानवर काशीराम साहब ने नींव डाली थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उसको तब्दील करके आपने, जिस दिन आपने इस विचारधारा को तब्दील किया उसी दिन आपकी पार्टी विचारधारा से हट गई। जिस दिन आपके मंच पर मनुवादी विचारधारा के लोग खड़े पाए गए, उस दिन हम मान ही नहीं सकते कि आप विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग बाराबंकी रैली कवर करने जा रहे थे, पूरी टीम थी हमारी। एक होर्डिंग लगी हुई थी वहाँ, ब्राह्मण समुदाय के किसी व्यक्ति ने लगवाई थी। उसमें लिखा हुआ था, बहन जी से बैर नहीं, चंद्रशेखर रावण तेरी खैर नहीं। तो वो कौन लोग होंगे जिनको बहन जी से बैर नहीं है और चंद्रशेखर से इतना दुश्मनी है कि खैर नहीं है? जो नेता बहुजनों का साथ छोड़ दे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा को बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दे, और 14-15 सालों से हो रहे अत्याचार, जुल्म, अन्याय, शोषण पे एक शब्द ना बोले, तो फिर उस विचारधारा का कोई मतलब नहीं। वो महत्वहीन है विचारधारा, और बहुत अच्छे से मनुवादी विचारधारा के लोग जानते हैं। बहन जी कभी नहीं बोलेंगी, और जो बैर नहीं है। यही बैर, इसीलिए बैर नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद रावण डंके की चोट पर बोलते हैं, इसीलिए खैर नहीं। मेरे साथ रामेश्वर पवन जी हैं, तकरीबन 63 पुस्तकें लिख चुके हैं। आज भी आपने अपनी ही लिखी हुई एक पुस्तक धम्मप्रिय अशोक चंद्रशेखर जी को भेंट की है। मैं समझना चाहता हूं कि मन से आपने सम्राट अशोक जी को लेकर और सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के कुछ तुलनाएं की। कौन सी वो समानता है जो सम्राट अशोक और सांसद चंद्रशेखर आजाद की आप विचारधारा में आपको नजर आती है? पहली बात, सम्राट अशोक ने जब युद्ध घोष छोड़ करके धम्म घोष किया, तब समाज ने उनको जाना। बड़े साम्राज्य से केवल नहीं जाना जा सकता, बड़े विचार से जाना जाता है। यही बात बाबा साहब भी कहते थे कि आदमी की ज़िंदगी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी सम्मानजनक होनी चाहिए। तो वो सम्मानजनक ज़िंदगी जब सम्राट अशोक ने अपनी विचारधारा को छोड़ा, जब चंडाशोक कहा जाता था, उससे जब वो धम्माशोक हो गया, तो जो सोच पैदा की, वो सोच मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी में देख रहा हूँ। और मैं तो जब जयंती है सम्राट अशोक की, आज उस माँ को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने बेटे को ये साहस दिया कि जब उनकी पढ़ने लिखने के और खेलने की उम्र थी, ये संघर्ष शुरू किया। मैं समझता हूँ 30 साल 31 साल की उम्र रही होगी तब, और तब माँ ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा समाज के लिए लड़ो, और उसके लिए वो लड़े। ये पहली बात तो ये साम्यता है। दूसरी चीज़, सम्राट अशोक को इतिहास जो है वो 1915 के बाद लोगों ने जाना है। संजोग है कि 1915 में अशोक को देश ने जाना, दुनिया ने जाना पूरी तरीके से। अशोक मौर्य था जिसने 84,000 स्तूप बनवा दिए, और 2015 में हमारे भाई चंद्रशेखर जी को पूरे देश ने जाना। ये भी बड़ी साम्यता है पूरे 100 वर्ष बाद, ये भी बड़ी साम्यता है विचारों पर। अशोक ने जब कहा कि प्रजा हमारे लिए सब कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे अधिकारी, चाहे मैं सोता हूँ, चाहे खाना खाता हूँ, चाहे अपने रनवास में हूँ, चाहे उद्यान में हूँ, किसी भी समय जनता की पीड़ा हमारे तक पहुँचा सकते हैं। और ये चीज़ मैं देखता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी में, चाहे वो सोते हों, चाहे किसी कार्यक्रम में हो, आप जनता की पीड़ा बताइए, जनता तक पहुँचते हैं। और ये जिला भी उसका उदाहरण है कि 7-7 घंटे उन्होंने मोटरसाइकिल चला करके और उन किसानों की पीड़ा में पहुँचने का काम किया था। तो ये साम्यताएँ हैं, वो दिखाई पड़ता है।
तो जैसे पिछड़े वर्ग के लिए जो घोषणाएं करते हैं, कोई और नेता आपको नजर आता है इस समय वर्तमान राजनीति में, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, दलित वर्ग से हो, सवर्णों की तो खैर बात ही क्या करना, कोई नजर आता है जो इस तरह की बात करता हो कि हम पिछड़ों को आरक्षण अलग से देंगे? नहीं, और कोई नेता नहीं है। ये जो विचारधारा इस समय माननीय भाई चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, इसकी घोषणा कर रहे हैं, वो किसी के मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि सबको डर है वो 15% के वोटों का। उनको लगता है कि यही वोट दिलाएंगे तो हम जीतेंगे, चाहे वो बहन जी हो चाहे भाई साहब हो, सबकी एक ही चिंता है और दूसरे लोगों को ही है। तो समाज जो है, समाज की पीड़ा दो चीज़ों पे है, रोटी कपड़ा मकान हम खुद कमाते हैं। ये जो बहुजन समाज है ये कमा के लोगों को खिलाता है, चाहे अनाज हो चाहे सारी मशीनें हो, सब यही चलाता है। असली लड़ाई इज्जत की है। आदमी के लिए, तन के लिए रोटी कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो मन के लिए इज्जत चाहिए। और इज्जत की लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ना चाहती, वो सिर्फ इस समय लड़ना चाहती है आज़ाद समाज पार्टी। और मैं चूंकि अर्जक संघ के उपज हूँ, महामना रामस्वरूप वर्मा यही चीज़ कहा करते थे। आज पूरी तरीके से उनकी विचारधारा को राजनीतिक रूप से अगर कोई कर रहा है इस देश में, तो सिर्फ चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। आजाद समाज अर्जक संघ का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं किसी में, हिम्मत नहीं है। ये व्यक्तित्व रामस्वरूप वर्मा लगा रखे हैं, रामस्वरूप वर्मा लगा रखे हैं। इसके अलावा समाज को बांटने के लिए जिस व्यक्तित्व ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, बांटने के लिए कि ये कहीं एक न हो जाए, एक अलग से शिव गुफा छोड़ दिया कि सरदार पटेल ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं पर्याप्त उदाहरणों के साथ मैंने किताब भी लिखी कि सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया। ये जो लोग कहते हैं कि वो कौवा कान ले गया वाला कि उन्होंने कहा नहीं घुसने देंगे, कहीं ना कोई बयान है न किसी किताब में है, फर्जी चीज़ें उल्लेख कर दी जाती हैं। तो चंद्रशेखर भाई को ये भी देखा कि उन्होंने मंच से कहा कि सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दोनों हमारे महानायक हैं, और दोनों की भाई ना राष्ट्र के बिना संविधान हो सकता। अगर बाबा साहब का संविधान इतना बढ़िया है, लेकिन अगर ये खंडों खंडों में बटा होता 562 रियासतों में, यहाँ कोई दूसरा राजा होता, तो यहाँ कहाँ संविधान लागू होता? संविधान चाहे जितना अच्छा होगा लागू होगा राष्ट्र में, और राष्ट्र चाहे जितना अच्छा होगा, अगर संविधान बढ़िया नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। दोनों की जरूरत है और दोनों ने मिलकर काम किया है। आप ठीक से पढ़िए कि संविधान सभा में अकेले सरदार पटेल थे जो व्यक्ति नेहरू से, ये तो कई राइटरों ने लिखा, अंग्रेजों ने लिखा, नेहरू और राजेंद्र बाबू, मौलाना, इन सबसे ज़्यादा अगर रुचि थी संविधान में तो सरदार पटेल को थी। इस नाते भी हम देखते हैं कि हमारे जो भी महापुरुष हैं, जय मंडल कहने की हिम्मत किस्म थी। लोग जय भीम जय भारत तो कह लेते थे, लेकिन जय मंडल, जय जोहार, जय बिरसा, जय रामस्वरूप वर्मा, और सबकी बात करते हैं, खुल करके कहते हैं। फूलन देवी का नाम लेना दूसरों के लिए दूभर था, और आज मंच से बोलते हैं माता फूलन देवी, माता फातिमा शेख, माता अवंती बाई, माता उदा देवी, माता झलकारी बाई, सारे इतिहास को खोल कर रखते हैं। ये हिम्मत है, और वही व्यक्ति कह सकता है कि दुनिया में कोई नोट नहीं बनी जो चंद्रशेखर आजाद को खरीद सके। ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना रुकूंगा। 63 पुस्तकों के लेखक हैं, एडवोकेट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बसपा से 3 बार चुनाव लड़े, एक बार अपना दल से चुनाव लड़े, यानी कि पूरा राजनीतिक लंबा जीवन है। जिस समय आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की तो मैं सोच रहा था कि निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को बरगलाया तो नहीं जा सकता कि स्वप्न दिखा दिया हो, भाषण सुन के समझ लिया हो, लेकिन जब इतनी गूढ़ तरीके से आपने बताया कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को आपने परखा है कई सालों तक, इसके बाद ये विश्वास जमा है कि हाँ, पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए वो काम कर सकते हैं। मेरे साथ एक और शख्स हैं, ये कई मंचों पर मिल जाते हैं आज़ाद समाज पार्टी के। मेरा नाम अवसान सिंह यादव, मैं पूर्व पाखंडी, और इस पार्टी को चुनने का एक मेरा कारण है, क्योंकि जहाँ तक पहले तो मैं अभी तक किसी भी राजनीतिक दल में रहा नहीं हूँ, ना मेरी रुचि थी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, सामाजिक संगठन भी मेरा है और मैं उसी के तहत काम करना चाहता था। लेकिन जब देखा कि समाज में जब भी कहीं लड़ाई होती है, अन्याय अत्याचार होता है बहुजन समाज के ऊपर, मैंने जब संगठन बनाया, मैं लिए संगठन के विस्तार के लिए मैं गांव-गांव घूमा। मैंने करीब 500 गांवों का भ्रमण किया, 500 गांवों में भ्रमण किया। मेरे संगठन का नाम बहुजन एकता सामाजिक संगठन। लोगों को बहुजन का मतलब ही नहीं मालूम है कि बहुजन कहते किसे हैं। तथागत का शब्द है, तथागत का शब्द है, इसलिए बहुजन का शब्द ही नहीं समझ पाए। बहुजन का मतलब सीधा उन्होंने धर दिया जाए कि ये बहन जी वाले आ गए। लेकिन आज जो भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी महापुरुषों को सम्मान देते हैं और आज क्या सभी कार्यक्रमों में ये रामस्वरूप वर्मा जी की तस्वीर लगी हुई है।
इस तस्वीर को लगाने की हैसियत किसी भी पार्टी की नहीं पार्टी है। में तो नहीं। और 4 बार इस प्रदेश में सरकार बनी है माननीय बहन जी की, 4 बार बनी है समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन कभी भी सदन में बाबा साहब की तस्वीर नहीं पहुंची। सदन की तो बात छोड़िए, लोगों के कार्यालय में तस्वीर नहीं थी। इसलिए मैंने भाई का साथ चुना। ताकत कल मैं देख रहा था, रात ही में मैं यहाँ था, ये तमाम फोटो आप खुद चढ़ के लगा रहे थे एक कार्यकर्ता की तरह। ये आप कार्यकर्ता से ले लीजिए या मैं भाई के लिए कार्यकर्ता भी हूँ, और ये अपने बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए, मैं उनका सम्मान मेरे दिल में, मुझे कहीं भी ये तस्वीर लगानी पड़ जाएगी, जिस मंच पे मुझे बुलाया भी ना जाए, अगर उस मंच पे बोल दिया जाएगा कि ये राम स्वरूप वर्मा जी की फ़ोटो है, इसको ऊपर पहुँचाना है, टांगना है या यहाँ पर सुरक्षित रखना है, तो मैं वहाँ टांगने का काम करूँगा। ये किसी पार्टी या किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। और इस दल में, इस पार्टी में अब मैंने ये प्रण किया है कि जब तक इस पार्टी में ये लड़ाई जारी रहेगी और इस पार्टी के अलावा मैं किसी भी पार्टी का आजीवन सदस्य नहीं बनूंगा। अगर ये पार्टी बहुजन कॉन्सेप्ट पर काम जिस दिन करना बंद कर देगी, पार्टी छोड़ दूंगा, राजनीति से नहीं करूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। क्या नाम है आपका? विनोद भार्गव। पासी समाज से हैं। मैं देख रहा हूँ कि कल रात में भी आप मिले। क्या नाम है बेटा? दीपांजल। कौन सी क्लास में हो? 6th में हो। तुम्हारा क्या नाम है? है? ये तीनों लोग कल रात में भी मुझसे मिलने आए, आज भी पूरे प्रोग्राम में रहे। तो मैं समझना ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को कार्यक्रमों में क्यों लेके आए? ये बच्चे हमारे जैसे हम सोचते हैं वैसे बच्चों को बताते हैं, आपका वीडियो भी देखते हैं, तो मैं इस आइडियोलॉजी को बहुत पसंद करता हूँ कि कोई तो है जो आज बात कर रहा है। बहुत कुछ छीना जा चुका है, अब देर ना हो तो जल्दी जुड़ जाओ इस विचारधारा से, तो और जो गंवा चुके हैं उसे न गंवाएं और जल्दी रिकवरी कर लें। और चंद्रशेखर भाई पे ही भरोसा रह गया, बाकी कुछ रह नहीं गया है। इसीलिए रात में भी आए थे, और रात में 3 बजे हम आप जैसे थे, 3 बजे हम गए, फिर 10 बजे आया, सबको लेके आया। घर में ताला पड़ा है, बच्चे सही। अच्छा, पूरी फैमिली वगैरह सब लेके? सबको लेके आया था। भाषण सुना तुमने आज? हाँ सर। क्या समझ में आया? समझ में आया कि हम लोगों को काफ़ी दिनों तक दबाया गया, और अब हम लोग को पढ़ के वोट दे के अपनी बराबरी लेनी होगी, हिस्सा। तो अभी वोट तो बना नहीं है, अभी छोटे हो। तो जब वोट बन जाएगा तब लोगों को समझाओगे? हाँ, समझाओगे। और कुछ बात समझ में आई महापुरुषों की? और समझ में आई कि बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दे के ये सिखाया कि हम लोग के हक है बराबरी, और बराबरी से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाद में काशीराम साहब ने हमें ये बताया कि हम लोग बराबरी तो है, लेकिन उस बराबरी को देने वाला कोई नहीं, तो हम लोग को अब सदन में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। ये देखो, उम्र कितनी है? 12 साल का बच्चा है ये। उसको एक भाषण में ये तमाम बातें समझ में आ गई। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने अपने घर को, मैं बार बार कहता हूँ कि घर में अगर आप अकेले जागरूक हैं तो आप घर में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि घर में आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, बहुसंख्यक हैं, क्योंकि आपने अपने विचारों को अपने बच्चों में डाला है। इस रैली में आने के बाद में मैं अकेला नहीं रह गया, बहुत लोगों से जुड़ गया जिनकी विचारधाराएं इस तरह से हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या परिचय है? कामता प्रजापति। कामता भाई, मुझे लगता है कि 4-5वीं मुलाकात है। ये हर रैली में पहुंच जाते हो बांदा से जी। कैसे पहुंचते हो? बाई ट्रेन, क्योंकि सबसे सस्ता किराया उसी का है। जी। तो क्या वजह है ये हवाई चप्पल पहन करके कौन सी क्रांति करने निकल पड़े हो? जो भाई साहब ने सपना देखा है, उस सपने को और मजबूत बेहतर ढंग से कर पाएँ, क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं के कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम लोग, मेरे पिताजी पेशे से मिलिट्री में, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मेरे बाबूजी अगर जो है देश की सरहद पर रह के अगर देश की रक्षा कर सकते हैं, तो हम 3 भाई हैं, तो 3 भाई में से एक भाई जो है कम से कम इस देश की और अपने समाज की और अपने आसपास की अगर जो जाएगा और लोगों को समझाएगा, हम लोग उनके बीच में आएंगे, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। कितनी रैलियों में जा चुके हो? मुझे लगता है कि अब तक जितने भी रैलियाँ हुई होंगी भाई साहब की, तो संभवतः कोई छूटी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कितनी रैलियों में भाई से हाथ मिला पाए हो? हाथ मिलाना तो बड़ी बात नहीं, लेकिन हम उनको सुनने आते हैं। मतलब मैक्सिमम रैली में, जैसे आज तो कोई मुलाकात भी नहीं हो पाई, फोटो भी नहीं खिंच पाई, कुछ नहीं? कुछ नहीं। मैं ये समझना चाहता हूँ, तमाम लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस आधार पर रैली का आकलन करते हैं या खुद का आकलन करते हैं कि हम मंच पे पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, भाई से मिल पाए या नहीं मिल पाए, भाई हमें पहचान पाए नहीं पहचान पाए, हमें देख पाए नहीं देख पाए। लेकिन इन जैसे साथी, कामता प्रजापति इनका नाम है, ये परवाह नहीं करते कि हम मंच पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, भाई हमें देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हाथ मिला पाएंगे नहीं मिला पाएंगे। इसी को कैडर कहते हैं। हमें ऐसे ही कैडराइज युवकों की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर वो समाज को आगे ले जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रजापति समाज से आते हैं, जिन समाजों को आपने मान लिया
कि समाज काबर ढो रहे हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बता भी देना चाहता हूँ। हमारे समाज को ब्राह्मणों ने एक उच्च जाति के देवता को बताकर कि तुम जो है दक्ष प्रजापति के वंशज हो, ये चीज़ बताकर हमारे समाज को ठगने का काम किया है। और हम कुम्हारों को जो है इस बात पर गर्व हो गया जो है कि हम ऊंची जाति के देवताओं के जो है वंशज हैं। भी हमारा समाज अपने नेता को पहचान ले, नहीं आज भी बिन पेंदी की लुटवे जैसे इधर उधर लुढ़कते हैं तो लुढ़कते ही रह जाओगे, कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। दरी बिछाने को छोड़ के आपको कुछ नहीं मिलने। क्या परिचय है? अर्पित पटेल, जनपद फतेहपुर का हूँ, बेसिकली लखनऊ रहता हूँ। तमाम रैलियों में जाते हो आप भी, तमाम जगह कार्यक्रम में पहुंचते हो, क्या वजह है? वजह यह है कि आज की तारीख में पूरे प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे देश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई लीडर है ही नहीं। न मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में ऐसा लीडर पैदा हुआ है माननीय और काशीराम साहब के बाद, और ना अभी 20-30 सालों तक ऐसा लीडर कोई रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज से, बहुजन समाज के उस अंतिम तबके में खड़े हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, आइए इस लीडर का साथ दीजिए। यही लीडर है जो हमें गरीबी से, भुखमरी से, बेकारी से मुक्ति दिला सकता है और हमें अपना अधिकार और सम्मान का जीवन दे सकता है। क्या परिचय? मेरा नाम उर्वेश प्रजापति है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा का रहने वाला हूँ। पार्टी जुड़े हैं क्या? नहीं, किसी पार्टी से कैसे नहीं जुड़े चले हैं। आए फिर? बस बहुजन विचारधारा से जुड़े हैं। हमने अपने जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे उस ज़माने से हमने बाबा साहब को पढ़ा, माननीय काशीराम साहब को पढ़ा, अपने समाज के संतराम BA प्रजापति जी को पढ़ा, महापुरुषों को पढ़ा। उससे बहुजन विचारधारा आई और सीखा, समझने का प्रयास किया। भाई पहली बार हमारे लखीमपुर जनपद में आए हैं और ये हमने पहली रैली में हम उपस्थित हुए हैं। भाई की विचारधारा बहुजन विचारधारा है। आपके चैनल पे देखा, आपके चैनल में इंटरव्यू में देखा भाई को। जो हम जिस पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से बेसिकली आते हैं, जो समाज हमेशा हर पार्टी का पिछलग्गू रहा है और कुछ पार्टियों ने दिया भी और कुछ पार्टियों में नहीं मिला। माननीय काशीराम जब जी आए तब हमारे समाज को पहला विधायक मिला इस उत्तर प्रदेश में, पहला मंत्री मिला। उसके बाद में समाजवादी पार्टी में भी एक आधा मंत्री विधायक बनते रहे। आज बीजेपी में भी मंत्री हैं यूज एंड थ्रो वाले। समाज की तो बात नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ खाना पूर्ति के लिए मंत्री हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने आज मन से एक ऐलान किया कि ये सत्ता में आए और हम पावर में आए तो अति पिछड़े समाज को जो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, अति पिछड़े समाज को राजनीतिक भागीदारी को दिलाने का काम करेंगे। ये बात कोई भी पार्टी आज तक किसी भी मंच से और बेसिकली इंटरव्यू में या कोई आर्टिकल में भी नहीं छुपा सकी। अति पिछड़े समाज को इतना कमज़ोर समझा जाता है, उनको को कभी वोटर या कुछ माना ही नहीं गया। उनको माना गया इनको जैसे मोड़ा जाएगा वैसे मुड़ जाएंगे। भाई पे भरोसा है, प्रयास करेंगे भाई के लिए कि भाई जीत के आए और सत्ता में पार्टी आए और हमारे समाज को उचित सम्मान मिले। कहूँगा पूरे प्रदेश के बहुजन समाज से, और खासकर अब मैं जिस समाज से आता हूँ कुर्मी समाज से, जो बहुत बड़ा समाज है इस उत्तर प्रदेश में, कहना चाहूँगा कि ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को छोड़कर, जो कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कई सारे ऐसे डायरेक्टर भी हैं, तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को छोड़कर आएँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ और एक बड़ी ताकत बने और अपने हक हिस्सेदारी की बात करें और सम्मान लें। मेरा नाम कमलेश मौर्य है, मैं बहराइच जनपद का रहने वाला हूँ। पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से जुड़े नहीं है सर, लेकिन मैं देखता हूँ कि कई जगह रैलियों में पहुँचते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर भाई की विचारधारा बहुत हमें अच्छी लगती है और आज जो भाई के सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर जो उन्होंने अपना विचार रखा, उससे हमें ऐसा आभास हुआ कि सम्राट अशोक का पुनर्अवतार हो गया चंद्रशेखर भाई के रूप में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब बहुजनों के सभी बहुजन महापुरुषों की आवाज़ बनकर चंद्रशेखर भाई उभरे हैं, जिनका हर पल पे हम चाहेंगे सभी समाज के लोग भाई का तन मन धन से सहयोग करें और दिल्ली की गद्दी तक पहुंचावें। आज़ाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पिछड़े वर्ग के लोग, वो दलित समुदाय के लोग जो सीधे तौर पर अभी पार्टी में शामिल नहीं हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग भी भाई की विचारधारा को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के तमाम जगह के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। मुझे लगता है चौथा पांचवा कार्यक्रम आपका होगा। हाँ, 5वां कार्यक्रम है सर। 5वां कार्यक्रम है। आपका क्या परिचय है? राम निवास वर्मा, मैं राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत, और अभी हाल ही में मैंने बाराबंकी की जो है रैली में अपना जो है आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। और बात रही भाई की, तो भाई तो हर बात वही कहते हैं जो कोई नहीं कहता। पूरे भारत में यूजीसी बिल लागू हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, किस आदमी ने उसकी आवाज़ उठाई?
भाई तिकोनिया कांड में आए थे, कौन और तिकोनिया कांड में आया था? सर मैं शूद्र विवेक वर्मा हूं और आपसे काफ़ी प्रभावित हूं। जिस प्रकार आप पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, जैसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। जैसे मैं अपने गांव का एग्जाम्पल बताता हूं। मेरे गांव में एक पंडित जी का मकान है, पर हमेशा से प्रधान में इतना इन्वॉल्वमेंट रहता था। उनके घर की 2 वोटें हैं, पर पूरा इन्वॉल्वमेंट उनका रहता था कि वो क्या डिसाइड करेंगे, कौन वही डिसाइड करते हैं। ऐसे ही जब हम देखते आते हैं कि जो हमारा दबा कुचला समाज है, उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बस एक ही चीज़ है कि वो लेबरी ही करता आ रहा है। उसके लखीमपुर में कई विधानसभाएं कुर्मी समाज बाहुल्य मानी जाती हैं। क्योंकि आप कुर्मी समाज से आते हैं, यहाँ विधायक भी कुर्मी हैं, सदर के सांसद भी कुर्मी हैं, उत्तर प्रदेश में 42 विधायक कुर्मी हैं, 11 सांसद कुर्मी हैं। तो जब आप कुर्मी समाज के बीच में अपनी बात लेकर के जाएंगे कि हम एक नई पार्टी की तरफ से आए हैं, तो लोगों को बात समझ में आएगी। वो कहेंगे हमारे पास तो पहले ही से इतने ठेकेदार हैं। नई पार्टी है, पर विचारधारा हमारी जो है वो काफ़ी पुरानी चली आ रही है। एक मिशन है जिसको चंद्रशेखर भाई हमारे जो हैं उसको बूस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बात कि कुछ लोगों का, हमारे ही समाज के लोग, कुछ लोग विरोध करते हैं। जैसे कि मैं अपने बड़ों से सुनता आ रहा हूँ, जैसे हमारे पिताजी हैं, वो कहते हैं जैसे ओबीसी समाज है, इसमें जैसे हम कुर्मी हैं, कुर्मियों में भी 30% जो है वो अपने आप को पंडित समझ रहा है, 30% अपने आप को ठाकुर समझ रहा है, और बचा खुचा जो 40% है वो आज भी अपने आप को शूद्र मानता है। इसीलिए हम लोग बिना पावर के यहाँ चल के आए हैं, क्योंकि हम लोग शूद्र अपने आप को अभी भी मानते हैं। लेकिन शूद्र तो संवैधानिक शब्द तो है नहीं। अब शूद्र, आप जैसे मनुवादी हैं, शूद्र मानने का मतलब है कि आप मनुस्मृति को मान रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति को मान रहे हैं। ये जैसे समझ सकता है, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा अभी तक दी नहीं। सिंगल वर्ड में हम जो अपने आप को बता सकते हैं वो बता रहे हैं अपने आप को। बाकी अपना मिशन जारी रहेगा और कोशिश रहेगी कि 27 में चंद्रशेखर भाई। इतना बढ़िया क्या लग गया पार्टी में? आप पिता पुत्र में देख रहा था, अभी होर्डिंग सामने दिख रही मुझे। पिता पुत्र दोनों लोग आ गए इसी पार्टी में। पहली चीज़ है, आज तक कभी मेरे पिताजी ने कभी भाजपा या उस विंग को बटन नहीं दबा हमारा, और उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होते हुए मैंने पार्टी ज्वाइन की। और चंद्रशेखर भाई का जो एग्रेशन है, यकीन मानिए बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। और हम लोग बड़े धन्य हैं कि हम जैसे युवाओं को एक युवा नेता मिले हैं जिनके अंदर इतना एग्रेशन है और बहुजनों के लिए इतनी बेबाकी से और इतनी जिम्मेदारी से अपनी बात। आज की रैली देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ा कुछ? भैया बूस्ट हुआ है। 27 में बिल्कुल परिवर्तन आपका, जैसे कहते हैं कि बदल देंगे, तो हम बदल देंगे। हाँ, जुनून है, बदल देंगे। ठीक। क्या परिचय आपका? जी, हमारा नाम सलीम खान है। मैं विधानसभा अध्यक्ष सदर लखीमपुर से हूँ। पूछ लिया। मैं लोगों से बताता भी हूँ, जो मेरा समाज अपना है मुस्लिम समाज। देखिए, मैं मुस्लिम समाज में जन्मा जरूर हूँ, मगर धर्म जात बाद में, हम पहले इंसान हैं। दूसरी बात, हम मानवर साहब की विचारधारा से जुड़े हुए 1996 से बहुजन समाज पार्टी ही। ये तो आपकी व्यक्तिगत बात है जी। समाज को कैसे समझें? अब समाज की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो समाज जो, ये आपने सही कहा कि जो अखिलेश यादव जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये समझते हैं कि मुस्लिम हमारा वोट हमें नहीं देता है, ये भाजपा को हराने के लिए मजबूरी में वोट देता है। इस बात को मुस्लिम इस बार 24 में समझ गया। और समझने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। और जब ये विपक्ष में थे अखिलेश यादव जी, और जब दिल्ली चुन लेते हैं, तो जो विपक्ष का नेता बनाने की बारी आई थी, जो मुसलमानों की पार्टी, सपा कहलाने वाली पार्टी, इस पार्टी ने मुस्लिम जो विधायक थे हमारे 35-37 के करीब होंगे समाजवादी में, इनको कोई उसमें काबिल व्यक्ति मुस्लिम नहीं दिखा था विधायक, जो उसको विपक्ष का नेता बनाते हैं। नहीं बनाया इन्होंने। एक तो ये सबसे ज्यादा 34 विधायक। जी जी। अब ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये, अगर आप ओबीसी में आओ, जो पीडीए लेके आए थे, और पीडीए इंडिया महागठबंधन से पता नहीं क्या क्या बताया क्या, तो ये जो हमारे पिछड़े वर्ग के थे, इनके परिवार के थे, इनके चाचा भी थे, शिवपाल यादव को बना देते। इन्होंने नहीं बनाया। हमारे दलित समाज के 17 थे, उनको नहीं बनाया। हमारे वर्मा समाज के थे 13 थे, किसी को नहीं बनाया। इन्होंने किसको बनाया? जो ये पीडीए लेके आए थे, तो पीडीए के साथ में खिलवाड़ हुआ। अच्छा, ये हमारी जो आवाम थी, हम लोग, ये आवाम पढ़ी नहीं थी, ये पीडीए का अर्थ नहीं जानती थी क्या है। इन्होंने पीडीए लेके आके 37 विधायक पाके तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं। और जो 2 विधायक थे, माता प्रसाद पांडे, वो भाई पीडीए वाले हैं क्या? उनको विपक्ष का नेता बनाए। तो जब वहाँ पे हमारा ये जो योगी जो है, हमारे वर्तमान के जो वो मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम, जब सदन वहाँ पे विधानसभा भवन में जब ये बोलते हैं कटमुल्ला, तो वही विपक्ष में जो बैठे हमारे माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो अंदर अंदर खुश होते हैं। तो ये इस बात को सब समझ चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो लाल टोपी लगा के और मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया, तो मुसलमानों ने भी सोच लिया है कि अब ये टोपी तुम्हारे सर पे धरी की धरी रह जाएगी, और सपा तो 27 में हम साफ ही कर देंगे।